हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, संस्कृत उपसर्ग। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, आप टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट या सी टेट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे हमारा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब यहाँ भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि भाई संस्कृत में उपसर्ग कैसे आती हैं या कितने उपसर्ग हैं। ठीक है, तो सभी पे एक ही करके चर्चा करेंगे। जरा देखते हैं कि इससे हमारे कौन कौन से सवाल बनते हैं और वो क्या ट्रिक होगी कि जिससे हमें सारे उपसर्ग जो है वो बहुत ही आसानी से याद रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा उपसर्ग के बारे में आपको नॉलेज दे दूं जो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि अपना क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी उन क्वेश्चंस पे भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक आपको पता ही चल गया कि हम लोग किस पे बात कर रहे हैं। हम लोग संस्कृत के उपसर्ग टॉपिक को यहाँ सीखने वाले हैं। ठीक है, और डेफिनेटली एक ऐसी ट्रिक दूंगी कि आपने इससे पहले ऐसी ट्रिक के साथ संस्कृत उपसर्ग बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे और अभी की अभी आपको संस्कृत के सारे उपसर्ग रट जाने हैं, बिल्कुल याद हो जाने हैं अच्छे से। बस वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे जरा टॉपिक को। देखिए टॉपिक क्या है, संस्कृत उपसर्ग है। सबसे पहले उपसर्ग के बारे में एक पॉइंट समझ लीजिए। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे शब्दांश या वे वर्ण होते हैं जो किसी मूल शब्द या मूल धातु के शुरू में जोड़े जाते हैं। ठीक है, कहाँ जोड़े जाते हैं? शुरू में। इसको भी कई तरीके से पूछ लिया जाता है कि जनरली यही क्वेश्चन आ जाता है कि उपसर्ग कहाँ जुड़ा होता है। तो आप लोग जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे, कहाँ जुड़ा होता है? किसी मूल शब्द या किसी धातु के या तो शुरू में जुड़ा होगा या आरंभ में जुड़ा होगा। कभी कभी क्या है, ऑप्शन को थोड़ा सा घुमाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो वो सारे शब्द देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। शुरू में जुड़ा होता है उपसर्ग, या फिर आरंभ में जुड़ा होगा, या फिर कहाँ जुड़ा होगा? प्रारंभ में जुड़ा होगा, या फिर यहाँ आपको दिया जा सकता है प्रारंभ में जुड़ा होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि आदि में जुड़ा हो। आदि का मतलब भी किससे है? शुरू से है। ठीक है, शुरू कह दो, शुरुआत कह लो, आरंभ कह दो, प्रारंभ कह दो। तो यानी कि ये वो स्थान है जहाँ किसी मूल शब्द या धातु में उपसर्ग को जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि उपसर्ग वे शब्दांश या वे वर्ण होते हैं जो किसी मूल धातु और किसी शब्द के शुरू में, पहले, आरंभ में, प्रारंभ में या आदि में जोड़े जाते हैं। और उस शब्द उस धातु में लगने के बाद क्या क्या परिवर्तन आता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये हो गई कि उपसर्ग का स्थान कहाँ है, ये कहाँ जुड़े आते हैं। तो ये शुरू में, शुरुआत, पहले, प्रारंभ, आदि में जुड़े हुए होते हैं। कहाँ? किसी धातु या मूल शब्द के आगे। ठीक है, दूसरी बात जो प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी कि खुद उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। तो उपसर्ग शब्द को अगर आप देखेंगे तो आप शुरुआत में देखेंगे कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, उप उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो अपना यहाँ से बनता है कि कौन सी धातु है जिससे उपसर्ग शब्द बना है। तो मूल धातु जो जुड़ी है वो कौन सी जुड़ी है? श्रज धातु इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है, और लास्ट वन क्वेश्चन जो अपना यहाँ से बनता है कि उपसर्ग शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देखिए दो आपके टॉपिक हैं, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय में ही प्रावर छुपाई, यानी कि आप ऐसे समझ सकती हैं पीछे, यानी कि जो शब्द या जो शब्दांश या वर्ण कहाँ जोड़े जाते हैं? किसी मूल शब्द या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, बाद में जोड़े जाते हैं, पीछे जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग शब्द में अगर पूछा जाए कि संस्कृत में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? घय प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, तो तीनों बात याद हो गई। उपसर्ग क्या है? उप है, धातु कौन सी है? श्रज है, और प्रत्यय कौन सा है? घय प्रत्यय है। ठीक है, कुछ लोग घैया भी बोल देते हैं इसको, तो दोनों ही याद रखना। तीसरी मुख्य बात आती है जो अपने को याद रखनी है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे संख्या दी है उपसर्गों की, 22 संख्या है। कितनी संख्या है? 22। ठीक है, कुल कितने उपसर्ग हैं संस्कृत व्याकरण में? संस्कृत व्याकरण में कुल उपसर्ग हैं 22। इनके अलावा कोई उपसर्ग संस्कृत में प्रयोग नहीं होता। ठीक है, चाहे कोई धातु से जोड़ना हो, चाहे किसी मूल शब्द से जोड़ना हो। संस्कृत व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं? संस्कृत व्याकरण में 22 मूल उपसर्ग हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो जरा। अगली मुख्य बात जो अपने को पता होनी चाहिए कि किसी भी शब्द में अगर हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो किस माध्यम से किसी शब्द में उपसर्ग जोड़ा जाता है। ठीक है, तो दो माध्यम होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, किसी शब्द या किसी धातु में उपसर्ग को जोड़ते हैं। अब दो माध्यम वो कौन कौन से हैं जिनसे किसी उपसर्ग को किसी धातु में जोड़ा जाता है? तो दो माध्यम है मुख्य। पहला माध्यम है संयोग से,
संयोग से किसी उपसर्ग को किसी मूल शब्द या धातु में जोड़ना, और दूसरा माध्यम क्या है, संधि से। यानी कि जब हम किसी उपसर्ग को किसी मूल धातु या शब्द से जोड़ते हैं तो वहाँ हमारे बीच में संधि के नियम भी आ जाते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी छोटे छोटे रूप में समझ लीजिए। ठीक है, तो किसी भी शब्द में उपसर्ग दो माध्यमों से जुड़ता है, या तो वो जुड़ेगा संयोग से या फिर जुड़ेगा संधि से। शॉर्ट में समझ लो, संयोग से जुड़ना क्या जुड़ना है और संधि से जुड़ना क्या जुड़ना है। ठीक है, तो देखिए, संयोग से जुड़ने का मतलब है कि मूल उपसर्ग जिस रूप में है उसे बिल्कुल उसी रूप में किसी शब्द या धातु से जोड़ देना, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आना। इसका मतलब है कि उपसर्ग हमने किस माध्यम से जोड़ा है, तो उपसर्ग को हमने संयोग के माध्यम से जोड़ा है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा है प्रतिदिन। ठीक है, मान लीजिए हमारा मूल उपसर्ग क्या था, प्रति, और शब्द क्या था, दिन। तो हमने इसमें जो उपसर्ग जोड़ा वो क्या जोड़ा, प्रति मूल उपसर्ग है, ये अपनी मूल अवस्था में प्रति ही है, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, ना यहाँ पर हमने किसी संधि का प्रयोग किया। अब हमने दोनों को जोड़ के पूरा रूप क्या लिख दिया, प्रतिदिन। तो ये इसका मतलब है कि जब क्या हो, जब उपसर्ग का रूप परिवर्तित ना हो, वो अपने मूल रूप में ही रहे, इसका मतलब है कि हमने उपसर्ग को कैसे जोड़ा है, हमने उपसर्ग को संयोग के माध्यम से जोड़ा है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए किसकी, संधि से जोड़ना, तो संधि से जोड़ना क्या होता है, मान लीजिए मेरा मूल उपसर्ग क्या था, सु, और हमें किस में जोड़ना है, आगतम वर्ण में जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ हम इस उपसर्ग को जोड़ रहे थे और जोड़ते जोड़ते हमें बीच में पता चला कि यहाँ हमारा क्या लग रहा है, एक संधि के नियम का हम लोगों को क्या करना है, पालन करना है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ उपसर्ग भी जोड़ेंगे और संधि का भी पालन करेंगे। तो यहाँ जब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपकी कौन सी संधि बनती है, यण संधि बन जाती है। ठीक है, तो यण संधि हमसे क्या कहती है कि ऊ की मात्रा हटेगी और क्या आ जाएगा, वा आ जाएगा। इसलिए जो हमारा पूरा शब्द है क्या बन जाता है, स्वागतम बन जाता है। ठीक है, तो अब आपने देखा मुख्य रूप में उपसर्ग तो क्या था, सु, लेकिन पूरे शब्द में जब ये जुड़ा तो इसका रूप परिवर्तन हो गया, क्या हो गया, स्वा। ठीक है, यानी आधा श और व आ गया। तो इस माध्यम से जब हम जोड़ते हैं कि कहीं संधि का नियम लग जाए, इसका मतलब है कि हमने उपसर्ग जोड़ते समय संधि के नियम का प्रयोग किया है। और जब उपसर्ग का रूप परिवर्तित नहीं होता, इसका मतलब है कि जो संयोग जुड़ा है किसी भी शब्द में, वो कैसे जुड़ा है, वो अपने संयोग से जुड़ा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि जब संयोग से उपसर्ग जुड़ेगा तो मूल उपसर्ग अपने मूल रूप में रहेगा, और जब संधि से जुड़ेगा तो उसके मूल रूप में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये दूसरी बात भी हो गई, अगली बात समझेंगे जरा। ठीक है, अगली बात क्या समझनी है अपने को कि जब किसी शब्द में या क्रिया में जब उपसर्ग जोड़ा जाता है तो क्या क्या होता है, क्यों हम उपसर्ग जोड़ते हैं, तो जरा समझिए। तीन मुख्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी किसी क्रिया या शब्द में हम किसी उपसर्ग को जोड़ते हैं तो हो सकता है कि उस क्रिया या उस शब्द का क्या हो जाए, अर्थ बदल जाए, उसके अर्थ में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। ठीक है, दूसरा, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आती है। किसी क्रिया या किसी शब्द में जब कोई उपसर्ग जोड़ा जाता है तो वो और क्या हो जाता है, उसका अर्थ और ही सुंदर हो जाता है, उस शब्द में और ही क्या आ जाती है, विशिष्टता आ जाती है। ठीक है, मतलब आप यही कह सकते हैं कि और निखार आ जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, तीसरा क्या होता है, अगर हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। कभी कभी क्या है कि उपसर्ग भी जोड़ देते हैं और क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो अर्थ पहले था वही अर्थ बाद में भी रहता है। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई। क्या क्या क्लियर हुआ कि उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, वो तीनों चीजें हमने सीख ली। संख्या कितनी है, 22 संख्या है। किसी भी शब्द में उपसर्ग किन किन माध्यम से जोड़ा जाता है, तो दो माध्यम से जोड़ा जाता है, संयोग से, संधि से। ये भी समझ लिया कि संयोग से क्या है, संधि से क्या है। बाकी तीसरी बात हम लोगों ने ये भी जान ली कि हम उपसर्ग जब जोड़ते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं कि वो ट्रिक क्या है जिसके माध्यम से हमें जो उपसर्ग हैं वो रट जाएं, बिल्कुल 22 के 22 उपसर्ग बिल्कुल हमारी क्या रहे, जिह्वा पर रहे। तो वो क्या ट्रिक है, देखिए बहुत सारी ट्रिक हैं, लेकिन मैंने थोड़ी इजी ट्रिक यहाँ पे ली है। वैसे बहुत सारी ट्रिक से हम लोग ये सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक लिखी है, आपको बस 3 शब्द याद करने हैं।
पान उदव सा, क्या याद करना है, देखो मैं लिख के दिखा दूं, पान उदव सा, ठीक है, पान उदव सा, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी किसी की टिक्की बहुत फेमस हो जाती है ना, तो हम लोग कह देते हैं कि भाई किसी का भी नाम की छुन्नू की कचौड़ी खाएंगे, तो भाई ऐसे ही पान फेमस हो गया है, और किसका पान फेमस है, उदव, तो भाई बार बार वही कहना है, किसका पान खाना है, पान उदव सा, ठीक है, किसका पान खाना है, पान उदव सा। और ये समझ लीजिए सारे उपसर्ग आपको याद हो गए, ठीक है। क्या ट्रिक याद रखनी है, पान उदव सा, बार बार बस चलते फिरते उठते बैठते एक दो बारी बोलना तो याद रहेगा। क्या बोलना है, पान उदव सा, किसका पान खाना है, उदव का पान खाना है, उदव सा पान खाना है, ठीक है, तो पान उदव सा। आई होप ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि पान उदव सा जब हम ये खोलेंगे तो क्या ट्रिक बनेगी हमारी, ठीक है। तो इसको चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप हिंदी में लिख लीजिए, आपके उपसर्ग निकल कर आ जाएंगे, ठीक है, पान उदव सा। अब देख लेते हैं पान उदव से ये वाली जो ट्रिक है, इससे हमारे 22 उपसर्ग निकल कर आएंगे। अब जरा देखेंगे कैसे। सबसे पहले संख्या समझ लो, पान में वही क्या छिपा है, पा, तो पा शब्द से हमारे कितने उपसर्ग हैं, 4 उपसर्ग हैं, ठीक है। पा से कितने उपसर्ग आएंगे, 4, फिर आ की मात्रा लगी यानी कि आ या आ शब्द से कितने उपसर्ग हैं, संस्कृत व्याकरण में 8 उपसर्ग हैं, और यही बिल्कुल कंटिन्यू रखना, देखते रहना, मैं अभी याद भी करा दूंगी सारे उपसर्ग आपको, ठीक है। फिर क्या था, पान, ना शब्द है, ना से कुल कितने हैं, 3 उपसर्ग हैं संस्कृत व्याकरण में, ठीक है। 22 में 3 किससे हैं, ना से, 8 किससे शुरू होते हैं, आ से, और 4 किससे शुरू होते हैं, पा से। क्लियर है। अब तो देखो संख्या भी और इजी हो जाएगी, 2 2 2 1, कैसे, उदव में क्या बना है, ऊ, तो ऊ से कितने उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग हैं। डी से क्या बनता है, दा से कितने उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग हैं। उसके बाद वा से कितने उपसर्ग हैं, 1 उपसर्ग है, और सा से कितने उपसर्ग हैं, सा से 2 उपसर्ग हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या थी, पान उदव सा, पा से कितने उपसर्ग हैं, 4, आ से कितने उपसर्ग हैं, 8, ना से कितने उपसर्ग हैं, 3, और ये आपके ऊ से कितने उपसर्ग हैं, 2, दा से कितने उपसर्ग हैं, 2, वा से कितने उपसर्ग हैं, 1, सा से कितने उपसर्ग हैं, 2। संख्या में भी कुछ नहीं, बस शुरू की 3 संख्या याद करनी पड़ेंगी, बाकी तो 2 2 1, ठीक है। वा से 1 है, बाकी सब में 2 2 आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक हो गई, पान उदव सा, संख्या क्लियर हो गई, जोड़ लो, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 16 17 18 19 20 21 और 1 22, हो गए 22। बस क्या याद रखना था, पान उदव सा, किसका पान खाना है, उदव वाले का पान खाना है, तो पान उदव सा। क्लियर है। अब वो भी देख लो भाई कौन कौन से उपसर्ग हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक को अब मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख के दिखा दिए कौन कौन से अल्फाबेट अपन को लेने हैं, ठीक है। तो क्या लिखना था, पान है तो पान का आ अलग कर लेते हैं, पान, फिर क्या था, उदव सा, ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। पा से कितने उपसर्ग थे भाई, 4 थे, कौन कौन से हैं, अब वो भी फटाफट सुन लो। 2 भाई 2 बहन, क्या क्या है, 2 भाई 2 बहन, प्रा, परा, परी, प्रति, ठीक है। 2 भाई 2 बहन हैं, क्लियर हो गया, कौन कौन से हैं, प्रा, परा, परी, प्रति, प्रा, परा, परी, प्रति, 2 भाई 2 बहन, ठीक है। आ से कितने थे, 8, कौन कौन से हैं, आ, अनु, अप, अब, ठीक है। कौन कौन से हैं, 4 भाई हो गए यहाँ से, और 4 ही बहन है, क्या क्या बहन है, अति, अधि, अभि, अपि, तो 4 भाई 4 बहन है, क्या क्या थे, आ, अनु, अप, अब, अति, अधि, अभि, अपि। क्लियर है। तो 4 भाई 4 बहन है, आ से आपके 8 उपसर्ग हैं, ठीक है। ना से कितने थे, ना से अपने 3 उपसर्ग थे, कौन कौन से थे, नी, निर्निस, नी, नेर और निस, ठीक है, नी, निर और निस। फटाफट से देखेंगे, नी, निर, निस, और जहां मैं हलंत लगा रही हूं वहां हलंत लगेगा, जहां हलंत नहीं लगाए वहां बिल्कुल भी हलंत नहीं लगेगा, ठीक है। ऊ से कितने उपसर्ग थे, ऊ से 2 थे, कौन कौन से थे, एक तो है उत और एक है उप, ठीक है, एक है उत और एक है उप। उप में ध्यान रखना कुछ नहीं लगाना है, और ता में नीचे क्या आएगा, हलंत। दा से कितने हैं, 2, कौन कौन से हैं, पहला है दुर
और दूसरा है दुस। दोनों में क्या आएगा? हलंत आएगा। कभी कभी आपको क्या होता है, 4 ऑप्शन में उपसर्ग दे दिए जाते हैं तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हलंत वाला सिलेक्ट करना है या बिना हलंत वाला सिलेक्ट करना है। तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना किसके नीचे अपने को हलंत लगाना है या किसके नीचे अपने को हलंत नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद देखो वा से एक उपसर्ग है, केवल वी याद रखना है, ठीक है। और बाकी सा से अपने कितने उपसर्ग हैं? 2, एक है सु और दूसरा क्या है? सम। क्लियर है? तो आप ये काउंट करेंगे, आपके 22 उपसर्ग हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। क्लियर है? तो क्या याद रखनी थी ट्रिक? पान उदवसा। और पासे कितने हैं? 4, 2 भाई 2 बहन, प्रा परा भाई परी प्रति बहन, तो प्रा परा परी प्रति। आ से कितने थे? 8, और 8 कौन कौन से हैं? आ अनु अप अव, और 4 बहनें थी अति अधि अभि अपि। 3 ना से थे, नी निर्निस। दा से 2 थे, दुर्दुस। फिर ऊ से 2 थे, उत उप। और फिर वी से 1 था, वा से वी, और सा से 2 थे, सुसम। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी और आपने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी कर लेना। सो थैंक यू सो मच।